वाइज और मैं EMI वाला चैप्टर वाइज कराने वाला हूं। तो बैक टू बैक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पास सबसे पहले देखो मेरे पास आता है AC जनरेटर। AC जनरेटर, इस पे मेन बातें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सुनो, नाम पे जाते हैं, यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाली एक डिवाइस है। वो कैसे काम करती है, क्या प्रिंसिपल है, क्या थ्योरी उसकी है, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो भाई, ये मेरे पास डिवाइस है PQRS, मेरे पास है आर्मेचर कॉइल। नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे इसको प्लेस करा हुआ है। यहां पे टू रिंग्स R1 R2 होती है। फील करो, इन रिंग की हेल्प से जो ये रोटेट होती है, इनकी हेल्प से जो आर्मेचर कॉइल है, जैसे मेरा हैंड है, इमेजिन करो रेक्टेंगल, या तो इनकी हेल्प से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और उल्टा घूमने की वजह से ये उल्टा फिर क्लॉकवाइज भी घूमेगा। तो अबाउट दिस एक्सिस ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है। ओके, मैंने पहले बताया है जो भी फाइनल तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए वो वोल्टेज में होना चाहिए, करंट पे नहीं। तो जो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा वो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आकर I into R वोल्टेज बनेगा। तुम्हारे घर में तुम्हें ये कभी नहीं पता करंट कितना आता है, तुम्हें ये जरूर पता है कि तुम्हारे घर में 220 वोल्ट आती है, क्योंकि हमेशा सोर्स सप्लाई वोल्टेज होनी चाहिए। इसलिए यहां पर मैंने क्या करा गया है, जो भी मेरे पास आउटपुट निकालना है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, ताकि वो वोल्टेज में होके मेरे पास आ जाए। चलो अब आगे देखो, सबसे पहले इसका आएगा प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल EMI की डेफिनेशन ही है तुम्हारे पास। सुनो, whenever the change in magnetic flux linked with the coil, there will be induction of EMF and hence current in the circuit। जब जब इससे फ्लक्स चेंज होगा साथ साथ EMF और करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये था मेरा इसका प्रिंसिपल, सीधा सीधा EMI की डेफिनेशन। देन मेरे पास आता है इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिगर एक्सप्लेनेशन, डायग्राम एक्सप्लेनेशन कह सकते हो। उस पार्ट पे तुम्हारे पास तुम्हें यही बताना पड़ता है मेन कंपोनेंट आर्मेचर कॉइल। व्हाट इज द यूज ऑफ आर्मेचर कॉइल? दिस इज द कॉइल अक्रॉस व्हिच फ्लक्स चेंजेस, तो इसके क्रॉस ही चेंज करवाना है। पोल्स मैग्नेट, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करानी है। रिंग्स, जिनके थ्रू रोटेशन के थ्रू वी जस्ट यूज दिस रिंग टू रोटेट दिस आर्मेचर कॉइल। इनके यूज से ही आर्मेचर कॉइल रोटेट होती है। ये रिंग काफी रोटेट होकर ना हिल जाती है, तो इनको सपोर्ट करने के लिए ब्रशेस लगते हैं, B1 B2, 2 ब्रशेस, सो दैट ये रिंग रोटेट जब तो अपनी पोजीशन से हिलना हो जाएगा। फिर इतनी वायरिंग्स होती है, टकराकर उसको तोड़ सकती है, ब्रेक कर सकती है। ओके, सो ये फिगर है। इसके बाद मेन स्टार्ट होती है थ्योरी। भाई थ्योरी पे मैंने कहा था 2 पैराग्राफ तुम्हें मेन लिखने पड़ेंगे। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं एग्जैक्ट कोड बताता हूं जो पेपर में लिख के आना है तुम्हारे पास। सुनो, मैंने एक्सप्लेन ऐसे करा था। ओके, व्हेन वी कंसीडर आर्मेचर कॉइल, तुम्हें बताना पड़ेगा सपोज इनिशियली आर्मेचर कॉइल प्लेट इज सेट इन सच अ पोजीशन व्हेन नो मैग्नेटिक लाइंस इज पासिंग थ्रू दिस। अभी वो ऐसे है, लाइंस फील करो मेरी लाइन से नॉर्थ साउथ ऐसे चल रही है, कोई लाइंस पास नहीं हो रहा। सो इनिशियली कितना फ्लक्स कनेक्टेड है? 0 फ्लक्स इज कनेक्टेड। सुन लेना, विद द हेल्प ऑफ रिंग्स दिस आर्मेचर कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तुम सपोर्ट भी करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज PQ फेस, PQ ये वाला फेस, इट इज कमिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड RS phase is going backward या back. Okay, during the rotation, continuous lines now passing through the armature coil and results for induction of change in flux and hence production of EMF and current. अच्छा, at some position वो ये वाली पोजीशन होगी, maximum lines are passing through this, maximum flux changes, maximum EMF will induce, and on the further rotation again there is a reduction of flux। देखो भाई, पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, मैक्सिमम अब क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, बट इट्स शोइंग द फ्लक्स इज कीप ऑन चेंजिंग। तो क्या होगा मेरे पास? विधि तुम बताओगे अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ड्यू टू द चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स EMF will induce।
ओके, देन फिर तुम बोलोगे सुनो ड्यूरिंग द हाफ रोटेशन, ये पूरा नहीं घूमता, ड्यूरिंग द हाफ रोटेशन फ्लक्स चेंजेस EMF इंड्यूस एट दिस पॉइंट। सुन लेना, ये EMI को फॉलो करता है, EMI हर रूल को उल्टा कर देता है, लेंजिस लॉ। तो जो हम करंट पहले फ्लेमिंग लेफ्ट रूल निकालते थे, इसका करंट उल्टा आता है उसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। काफी पेपर पे ये बनवाकर पूछा गया है, विच रूल्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द करंट डायरेक्शन इन EMI चैप्टर या AC जनरेटर। तो बच्चे ऑप्शन टिक करके आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट रूल, नहीं इधर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल चलता है। तो तुम लिखोगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करंट इज मूविंग फ्रॉम P to Q एंड R to S डायरेक्शन, फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में तुम बोलोगे बच्चे आफ्टर द हाफ रोटेशन नाउ रिंग्स R1 R2 चेंज देयर रोल्स, नाउ दे रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू दैट दिस आर्मेचर कॉइल, सुन लेना वो पहले ऐसे घूमी थी, this armature coil now reverse its direction, now it moves in the clockwise direction, so again changes in magnetic flux। अगर कोई लाइन ऐसे जाती जा रही है, अगर ठीक है continuous occurs due to that again same formula flux changes EMF will induce, now current will produce direction। यार पहले तुमने एंटी क्लॉकवाइज में अगर ऐसे चलाई थी तो उल्टा बोलो, अब यहां बोलोगे now current is moved from S to R and Q to P। तो ये जो 2 पैराग्राफ है ये थ्योरी बेस है। फिर तुम्हें टीचर को मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ता है यार ये AC वाला करंट जनरेट हो रहा है, तो कैसे प्रूफ करते हैं? सुनो, तुम इसी फॉर्मूले को पिक करोगे, यही देखो, फिर तुम बोलोगे जो ये फ्लक्स होता है ये होता है B डॉट A, डॉट हटेगा cos थीटा, बट याद रखो AC चैप्टर में थीटा कुछ नहीं तो ओमेगा t होता है। मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूं, इसका डिफरेंशिएट करो बच्चे, माइनस BA आउटसाइड, cos का डिफरेंशिएट माइनस sin ओमेगा t और इनटू चेन रूल के हिसाब से ओमेगा। फिर मैं ये बताता हूं यार इसके पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स हो n से मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करके आता है DAN sin ओमेगा t। फिर मैंने कहा था अगर इसको मैक्स बनाना है तो मैक्स बनाने के लिए sin को 1 बनना पड़ेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी tan ओमेगा, मैंने ऐसे याद करने के लिए बोला था। तो इसकी जगह पे मैक्सिमम याद करो, मैक्सिमम EMF को E नॉट कहते हैं, तो E इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t फंक्शन आ जाएगा। मैं कहूंगा अरे यार ये तो AC वाला फंक्शन आ गया, तो ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पे EMF AC वाला है, और इसी को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर जाओगे E नॉट sin ओमेगा t by R, तो ये बन जाएगा I नॉट sin ओमेगा t। तो दैट इज मेरे पास यहाँ पे ऑल्टरनेट करंट जनरेट होके आ गया है। तो यहां पे कहने का सेंस क्या है, 2 पैराग्राफ और छोटी सी डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है, दैट्स ऑल। यही AC जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सुन लेना, AC जनरेटर पे काफी पेपर्स पे होप सो सब सैंपल कर रहे हैं, और प्लीज करने नहीं, अब तो खत्म हो जाना चाहिए तुम्हारे पास। उस पे काफी आता है AC जनरेटर का यूज क्या आगे, तो यूज पे याद रखना क्योंकि ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो जितनी भी हेल्थ इंडस्ट्री होगी हमारे पास जहां पे भी हेवी अमाउंट ऑफ करंट शो होता है वहां पे AC जनरेटर सप्लाई करता है। तो कुछ यूजेस दे रखे हैं, मिल जाते हैं असाइनमेंट्स पे तुम्हारे पास, या तुम्हें अपने असेंबली पे वो याद कर लेना। एक और बात बच्चे, पूरे कोर्स मैंने देखा है ये डिवाइस के अंदर करी गई ये इकलौती ऐसा एक्सप्रेशन है जो डेरिवेशन की फॉर्म में बहुत आता है, और यहां पे बात उठी है तो सुन लो। आज मैं भी इसके बाद मैं EMI भी रिवाइज कराऊंगा, तो एक बात सुन लो, वो बात ये सुनने की है, सुनो। एक डेरिवेशन आती है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से ड्रैग करके बाहर निकाला गया है, तो EMF को ड्राइव करो, या तो जो BMP वाला फॉर्मूला आया था, अभी रिवाइज भी कराऊंगा। एक तो फॉर्मूला ये मेरे पास आया था, सुनो, काफी बार आता है द रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइव द एक्सप्रेशन। तो बच्चे ये वाला करके आते हैं 0 मार्क्स, तुम्हें ये वाली डायरेक्शन करके आके ये वाला एक्सप्रेशन दिखाना होता है बैन ओमेगा वाला। फर्क है अगर तुम ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हो, खींच रहे हो, इनसाइड पुश कर रहे हो, मतलब सीधा ड्रैगिंग वाला काम कर रहे हो, ठीक है, पुलिंग आउटसाइड या पुशिंग इनसाइड ड्रैगिंग, वहां पे माइनस BMP वाली डायरेक्शन है। मगर कोई चीज रोटेट हो रही है, तुम देखो ये रोटेट हो रहा था, वहां पे मैं बैन ओमेगा वाला आता है। ये दोनों बहुत क्लोज चीजें हैं, तो ये बहुत बार पेपर पे आता है इस तरह से। जैसे इसका सुनो तुम्हारे पास, अ सर्कुलर कॉइल इज रोटेटिंग बट पकड़ लो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ EMF, या कैलकुलेट बोल देंगे।
वो ये वाली चीज है। ज्यादा क्या होगा, तुम्हें काफी ऐसे बोला है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ है, तो ठीक है वहां पे जहां पे एरिया आ रहा होगा एरिया की जगह पे l into b लिख देना। सर्कल बोला होगा रेडियस r बोला होगा तो एरिया की जगह पे पाई s को लिख देना, बट डेरिवेशन यही करके आनी पड़ेगी तुम्हारे पास। क्लियर है? दूसरी बात न्यूमेरिकल की सुन लो। मैंने इसकी चीज बताई थी तुम्हारे पास, न्यूमेरिकल करते हुए इस फॉर्मूले को ऐसे लिखो, E इक्वल्स टू tan ओमेगा साइन, इसको थीटा देख लो और ये याद रख लेना, ये 3 डायमेंशन पे ना इसको अगर मैं दिखाऊंगा तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मुझे सुन लेना, ये जो डायरेक्शन जा रही है यहां पे ये जो कॉइल ऐसे है इसका एरिया वेक्टर ये होता है और इसके साथ एंगल थीटा ये वाला बनता है। अगर ये आर्मेचर कॉइल ऐसे चल रही है, ये एरिया वेक्टर थीटा ये बनता है, तो याद रखना ये एंगल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का होता है। तो इस पे एक ही ट्विस्ट चलते हैं, जब तुम देखोगे तो मैंने जब कराया तो सुन लेना, काफी टीचर बोलते हैं देयर इज अ 60 डिग्री एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो 60 ले लेते हैं। पर काफी बार वहां पे क्या बोलते हैं, सुन लेना, वहां पे काफी क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड, सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो वहां पे एरिया वेक्टर कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा 90 माइनस 30 डिग्री। तो दो वेरिएशन है, अगर ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया होगा तो ठीक है, वो सीधा यूज होगा। अगर वो प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया होगा 60, ये नहीं हमें ये चाहिए, तो वो बनाने के लिए 90 माइनस करके लेना पड़ेगा। न्यूमेरिकल ट्विस्ट बता दिए, ये डेरिवेशन में आ सकता है, ये बता दिया, डिवाइस मैंने समझा दी, चलते आगे। नेक्स्ट डिवाइस पे आते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ आते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मेरे पास वो डिवाइस है जो मेरे पास, सुने ना, करंट या वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होती है, प्रोवाइडेड इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन ये बनते हैं, क्या इसमें हम डीसी यूज कर सकते हैं? नहीं, ये पर्टिकुलरली एसी पे ही काम करती है। क्यों? वो अभी तुम्हें समझाएगा। सुनो, कुछ नहीं करा, प्रैक्टिकल सुनो। इस तरह के ये आयरन के फ्रेम्स है, एक फ्रेम, एक और फ्रेम, एक और फ्रेम, एक और फ्रेम, समझो जैसे दिख रहे हैं इस तरह के फ्रेम्स है, ठीक है, इस तरह से ये फ्रेम्स दिख रहे हैं। सुनो, यहां पे ये आयरन के हैं, कॉपर की वाइंडिंग्स लगा दी, ठीक है, यहां पे एसी सोर्स है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, यहां पे कॉपर की वाइंडिंग कर दी है, यहां पे वही बात है, आउटपुट निकालना है, हमेशा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस निकल आएगा, क्योंकि आउटपुट करंट नहीं चाहिए होता, वोल्टेज चाहिए होता है। ये सेकेंडरी सर्किट है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को सेकेंडरी बोल दो NS, सेकेंडरी सर्किट, इसको बोल दो प्राइमरी NP। यहां पे जो वोल्टेज अप्लाई करो प्राइमरी की, यहां पे जो करंट चल रहा है I की, यहां पे जो वोल्टेज I की VS, ठीक है, या E के टर्म्स में लिख लेते कोई बात नहीं, और जो करंट चल रहा है वो IS, मतलब यहां पे SS सेकेंडरी दिखा रहा है और ये PP प्राइमरी दिखा रहा है। सुनो भाई, पहली बात इसका होता क्या है, जब इससे करंट स्टार्ट होता है ना, तो यहां से मैग्नेटाइज स्टार्ट होती है और ये आयरन से अट्रैक्ट होते होते इधर जाती है। तो मेरे पास एक कॉइल से दूसरी कॉइल पे लाइंस जब शिफ्ट होती है, ऐसा कुछ AMI चैप्टर में पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस डिवाइस का सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन की पूरी डेफिनेशन लिख दो कि when there is an induction of magnetic lines in one of the coil, ठीक है, it gets transferred to the next coil and next coil opposes the action of this change। इधर से लाइंस में जा तो नहीं है, ये एक्सेप्ट ही कर रहा है, मगर एक्सेप्ट करते करते ही अपोज करता है, लेंजर्स लॉ यही चीज होती है। तो सेम फिनोमेना फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, वही इसका प्रिंसिपल है कि एक से लाइंस दूसरी जगह पहुंचानी है, प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचानी है। डायग्राम एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास जब तुम देखोगे तो जब मैंने दिखाया वैसे लिखा है तुम्हारे पास कि here we just maintain, सुन लेना, a set of iron sheets which is known as iron core structure। ये जो बीच में होल बनता है इसको iron core structure कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। at one end number of copper windings are done
which is known as primary circuit. On the other hand, some number of windings of copper is also done at the secondary part, which is known as secondary circuit. Okay, उसके बाद फिर सेम, अच्छा यही भी बात कह देते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल भी है, यहाँ पे लेमिनेटेड शीट्स यूज करी जाती है। रीजन पता है क्योंकि इसमें एडी करंट्स आने का डर होता है, तो एडी करंट को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेटेड शीट यूज होती है। वैसे ही पूछा जाता है। डायग्राम एक्सप्लेन करने के बाद अब आ जाओ मेन चीज, इसकी थ्योरी पे। अब आ जाओ इसकी थ्योरी पे। इसकी थ्योरी पे सबसे पहले तुम वही बातें करोगे, सुन लेना। और एक और बात, ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता यार? यहां से जो लाइंस यहां पे आएंगे ना, उन लाइंस को बार बार चेंज होना जरूरी है, क्योंकि वो चेंज होती रहेंगी तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो फ्लक्स चेंज की वजह से दूसरे सर्किट पे क्या इंड्यूस होता रहेगा? ईएमएफ। डीसी में क्या होता? 10 एम्पीयर चलता तो 10 ही चलता रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उससे जो लाइंस आ रही है वो फिक्स है। सपोज 20 टेस्ला की लाइन है, वो हमेशा 20 रहती है, तो फ्लक्स में चेंजेस नहीं हो पाएगी। चेंज नहीं हो तो ईएमएफ यहां पे कितना हो जाएगा? 0। यार इसका प्रिंसिपल ही म्यूचुअल इंडक्शन है, जिसके लिए फ्लक्स को बार बार चेंज होना चाहिए। तो उसपे क्या है? एसी पे क्या है? करंट ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो करंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। करंट कभी 10 एम्पीयर, कभी 5B, कभी 7, कभी 9B। तो खुद वो क्या चेंज करते रहेगा? मैग्नेटिक लाइंस को। तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग करंट स्ट्रॉन्ग लाइंस में आता है, वीक करंट वीक लाइंस में आता है, तो उसमें अपने आप फ्लक्स चेंज होता रहता है। इसीलिए एसी करंट ही यहां पे एप्लीकेबल है। सुनो, ये एक्सप्लेन करने के बाद डायग्राम में प्रिंसिपल थ्योरी पे आ जाओ। पहले हम बोलते हैं व्हेन वी अप्लाई, सुन लेना, पहले बेसिक थ्योरी लिखी। व्हेन वी अप्लाई alternating current in the primary circuit, then primary current IB starts in the circuit. Due to that some metal lines starts in the primary circuit, which transfers to the secondary part with the help of iron sheet. इनका रूल ये है कि इसे अट्रैक्ट होते ये सेकेंडरी पार्ट की तरफ मूव कर जाए। सो फिर मैं कहूंगा there will be induction of EMF and hence current, and we get final output voltage across the load resistance, क्योंकि जो करंट इससे आएगा तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बन जाएगा वोल्टेज। ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुम बोलोगे, सुन लेना, तुम बोलोगे अच्छा E इक्वल्स टू माइनस dV/dt जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, ठीक है, इसको मैं E कहता हूं। ये n को नीचे भेजो तो ये E/n Rn माइनस dϕ/dt। तुम कहते हो सपोज यहां से यहां पे लाइन ट्रांसफर पे म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना में कोई लॉस नहीं हुआ। अगर 20 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी वही पूरी पहुंची, कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा कोई लॉस नहीं हुआ तो ये dϕ/dt इसकी वैल्यू क्यों नहीं चाहिए? कांस्टेंट, चेंज इन फ्लक्स नहीं हुआ। तो ये जो E/n है, अगर ये प्राइमरी लिख के देखोगे तो EP/np, और यही फॉर्मूला सेकेंडरी के लिए लिख के देखोगे तो ES/ns, इसके मतलब इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। बस यहां पे बात पकड़ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ES/EP की रेशियो निकाल दो, जो तुम्हारे पास यहां पे आ जाएगी NS/NP। इसी को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसी से हम दिखाते हैं ट्रांसफार्मर बनते कैसे। दो टाइप के ट्रांसफार्मर बनते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। भाई स्टेप अप क्या होता है? अगर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी वाले सर्किट के टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है। एक प्रैक्टिकल केस ले लो, ये सपोज 20 है और ये 2 है, यहां पे 2 टर्न्स, यहां पे 20 है, तो 20/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐसे पे ES आएगा 10 टाइम्स ऑफ EP। सोच के देखो, जितनी वोल्टेज प्राइमरी में लगा रहे हो वो 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ के आ रही है, तो वैल्यू बढ़ कर रही है, स्टेप अप। तो ऐसे केस पे ES बड़ा आने लग जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेप अप। और ऐसे केस में K की रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये 1 से बढ़ी आती है। वाइस वर्सा, अगर तुम अब इसको 2 कर दो, इसको 20 कर दो, मतलब अब प्राइमरी के टर्न सेकेंडरी से बढ़ गए, तो ये आएगा डिवाइड करो 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ES आएगा 1/10 टाइम्स ऑफ EP। मतलब जितनी वोल्टेज प्राइमरी में लगाई थी ना, उसको 10 से डिवाइड करके फिर सेकेंडरी वाली बन रही, कम हो क्या रही है। तो इस केस में अब EP बड़ा आएगा और ES कम आएगा, तो वैल्यू जो अप्लाई करो उससे कम हो क्या रही है, स्टेप डाउन। ऐसे पे K की रेशियो लेस देन 1 आएगी। तो मैंने कहा था इसको कम से कम 5-6 लाइंस में लिख के, सीधा ये मत लिखना, मतलब लिखोगे व्हेन
सुन लेना, when number of secondary terms is more than primary terms, according to this expression 1 कह के कह देना, here NS is more than NP, so we get ES more than EP, this is known as step up condition. At this point transform ratio is more than 1. 5-6 लाइन में समझाओगे ऐसी भी, ये जान है मेरी इस चीज की तुम्हारे पास। जब इतना तुम कर लोगे बच्चे, तो फिर मैथमेटिकल फिर साथ में ये भी दिखा देना। सुनो, अगर मान लो जितनी यहां पे पावर है, सारी पावर यहां पे ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी लॉस, तो जितनी पावर मेरी प्राइमरी की है उतनी पावर अगर सेकेंडरी की, पावर होता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ES बाय EP की रेशियो निकाल दो, ये तुम्हारी IP बाय IS आ रही है। सुनो, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1, तो दोनों को कंपेयर करो, तो ES बाय EP जो यहां पर, ES बाय EP जो यहां पर, मैं यहां पे निकालता हूं क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो फिर यहां पे मैंने कहा था फ्रॉम 1 and 2 ES बाय EP जो NS बाय NP के बराबर चल रही थी, वो फर्दर IP बाय IS के इक्वल या इक्वल टू K, ये बन जाता है मास्टर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल भी तुम्हारे इसी पे बनते हैं जो मैंने तुम्हें एक तो होमवर्क में करने के लिए दिए थे। सपोज सेकेंडरी वोल्टेज दे दी, प्राइमरी दे दी, सेकेंडरी टर्म दे दी, प्राइमरी टर्म निकालो। या काफी बार आता है इसको इससे कंपेयर करते हुए कि प्राइमरी करंट है, सेकेंडरी करंट है और प्राइमरी वोल्टेज पता है, सेकेंडरी निकालो, तो फ्री के मार्क्स ये है। और इसमें आता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी देखा थी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, या आउटपुट पावर सेकेंडरी की है, इनपुट पावर प्राइमरी की है, तो वो ES IS अपॉन पे EP IP इनटू 100, दैट इज सेट। इस पे यही मैथमेटिकल थ्योरी है, प्रिंसिपल म्यूचुअल एक्शन का है, इसी तरह समझा के आना पड़ेगा। ये ट्रांसफॉर्मर है। अब सुनो, टॉप ऑफ दैट क्या चीजें आ सकती हैं, इसके बाद इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत बनते हैं। लेमिनेटेड कॉइल यूज क्यों करते हैं? एडी करंट अवॉइड करने के लिए। दूसरी बात सुनो, इस पे एक चीज पूछी जाती है, एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, असाइनमेंट में मैंने जो शीट दी थी उसमें मेंशन था, बच्चों को लगता है स्टेप अप में तो वोल्टेज बढ़ जा रही है या स्टेप डाउन में कम हो जा रही है, तो उसमें तो लेवल कम हो गया। तो काफी क्वेश्चन आते हैं, सुन लेना, whether transformer is fully followed by conservation of energy, तो बच्चा सोचने पड़ जाता है यार ये पूरी कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता ही नहीं करता, तो बच्चों को लगता है स्टेप अप में तो शायद बढ़ के आ रही है, इसमें तो कम हो जा रही है, लॉस होने के चांस है, तो नहीं करता। नहीं, आंसर है करता है, आंसर है करता है, वो मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। सुनो, एक बड़ा मजेदार इफेक्ट है, तुमने कहा था पावर कांस्टेंट रहती है, पता है, एक बड़ा एक अलग से लॉजिक सुनो, स्टेप अप में जब ये बढ़ के आ रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को कम करके कंट्रोल कर लेता है। स्टेप डाउन में जब तुम्हें लग रहा है यार ये जो वोल्टेज है कम होगी सेकेंडरी वाली, तो उस टाइम में कौन बढ़ जाएगा? बट प्रोडक्ट पावर की वैल्यू क्या होती है? सेम। पावर क्या होता है? फर्दर एनर्जी बाय टाइम, हम टाइम को कांस्टेंट मेंटेन कराते हैं, तो पावर कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा था तुम्हारे पास कि यस, ट्रांसफार्मर concept या principle is fully followed by energy conservation, because whether it's a step up or step down variation or cases, value of power remains constant, which further equals to energy by time. So here we get energy equals to power into time. As we have already mentioned, power is constant, time is constant, so energy remains constant whether transformer works under step up condition or step down condition. Okay, finally now ट्रांसफॉर्मर जब भी आएगा लिमिटेशन जरूर याद रखना, आयरन लॉसेस होती है, तो यहां से थोड़ी लाइन एस्केप कर जाती है, मैग्नेट लाइंस, यहां पे कॉपर से भी एस्केप करती है, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, हम में नॉइज बहुत आवाज करता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस, मैग्नेट लाइंस की लॉसेस भी होते हैं, तो लॉसेस याद रखना। अच्छा, कहां पे यूज करते हैं इसको? तो तुम्हारे पास टीवी सर्किट्स हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, एक मतलब वो हेल्थ इंडस्ट्री होगी जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पर कुछ यूजेस लिखे हैं, प्लीज वो भी रिटेक करना तुम्हारे पास। ओके, फाइनली अब आ जाओ EMI चैप्टर पे। छोटा चैप्टर है तो साथ में कभी आज को मैंने पिक करने का सोचा, एक बार करा हुए तो टाइम लगेगा नहीं, आराम से देखते हैं तुम्हारे पास। सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो भाई बेसिक आइडिया तुम्हें पता है, दुनिया में एक चीज देखी गई, क्या हम इससे पहले चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करते थे, लोगों ने वो सुन लेना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
एएमआई के अंदर बोला क्या उल्टा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट आए, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो बिल्कुल सोचा क्या, मेरे पास फेरेडेज वो साइंटिस्ट था, मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूं। फेरेडेज ने 2 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, जिसने बताया जब भी एक कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर में करवाऊंगा, और एंटर नहीं करवाना, चेंज करवाना है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैं फ्लक्स चेंज करवाऊंगा, यहां से फ्लक्स की बात है BA cos की, तो फ्लक्स नहीं, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक सर्किट में EMF इंड्यूस होता रहेगा। इस लॉजिक को उसने 2 प्रिंसिपल पे ब्रेक करके बताया। पहली कंडीशन बता दी थी कि फ्लक्स जब तक चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा। दूसरा बताता था कि फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब टाइम के साथ देखो तो मेरे पास जैसे जितने रेट से चेंज होगा उतने रेट से EMF इंड्यूस होगा। इसी के बाद एकदम से आ गया लेंजस लॉ। लेंजस लॉ ने बोला यार ये बात बिल्कुल सही बोल के जा रहा है, बस एक काम करो, इसके आगे लगा दो नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है जब भी चेंज होता है ना, जब भी चेंज होता है तो जो डायरेक्शन तुम सोचोगे ना उसका उल्टा ही होता है। और याद रखना तभी काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि एएमआई चैप्टर की करेक्ट डायरेक्शन कौन बताता है, तो नीचे ऑप्शन होते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बच्चे लेफ्ट हैंड रूल टिक करके आते हैं। इसके पहले चैप्टर बाद वाले चैप्टर में फ्लेमिंग लेफ्ट रूल है। एएमआई या उसके ऊपर बेस एसी जनरेटेड डिवाइस ये लेंजस लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल का उल्टा हो जाएगा राइट हैंड रूल। तो याद रखना ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है नेगेटिव साइन, और डायरेक्शन कौन बताया करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैं याद दिलाता हूं इसके ऊपर बहुत मजेदार मेरे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, अब मैं सारे तो नहीं पर कुछ याद रखता हूं जिसमें ऐसे थे। सुनो, मैंने कहा था PQRS कॉइल की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करो, कैसे कैसे केस है देखते रहो जल्दी से। मेरे पास केस थी, करंट ये जा रहा है, ये कॉइल है PQRS, बताओ उसमें डायरेक्शन क्या होगी, भाई उल्टा कर दो, बस रिवर्स मारो, रिवर्स, करंट ऐसे चल रहे हैं इसमें ये होगी। तो मैं एग्जाम पे लिख क्या था, PQRS भी लिखना, एंटी क्लॉकवाइज बोलना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलना, डायरेक्शन ऐसे लिखना। अच्छा ये मेरे पास कॉइल है PQRS, मैं कुछ केसेस दिखा रहा हूं, देखते रहना। यहां पे करंट ये चल रहा था, उसमें क्या होगा, तो उसमें करंट अप जा रहा है ना, तो उसमें करंट बस क्या जाएगा, अपोजिट डाउन, तो उसमें RSPQ या बोल दो क्लॉकवाइज बोल दो। फिर मेरे पास मजेदार इफेक्ट ये वाले थे, ये फंसने वाले केसेस थे। सुनो सुनो सुनो, यहां पे फ्रंट बैक का लॉजिक आता है। प्लीज मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, एक शॉर्टकट है रिवाइज कराने का, मगर तुम्हें अच्छी तरह देखना है तो नोट्स आके देखो, अच्छी तरह देखना है तो डेप्थ के साथ देखो, जो मेरी वीडियोस पड़ी हो तुम्हारे पास वो ज्यादा डेप्थ देंगे। सुनो, करंट ये चल रहा है, तुम्हें इसमें बताना है PQRS पे। प्लीज एक बात याद रखना कि मैंने कहा था ये जो चीज है ना, सुनो देख के देखो पता चलेगा, देखो ये चीज में पीछे घूम के जा रही है, तो इसका मतलब इसको मैं फ्रंट से देख पा रहा हूं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा डायग्राम से। अब ये फ्रंट से देख रहा हूं तो याद रखना, अगर ये फ्रंट से है तो ये जो मुझे दिख रहा होगा कहां से दिख रहा होगा, बैक से। तो मैंने कहा था सुनो सुनो, इन कॉइल में क्या होता है, दोनों के फ्रंट पार्ट कैसे होते हैं, अपोज कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट का अपोज करने के लिए एंटी बनेगा, क्योंकि एंटी से लाइन निकलती है, एंटी से लाइन निकलती है तो क्लैश, ये अपोजिशन, और क्लॉक अगर फ्रंट में तो अपोज करने के लिए क्लॉक ही बनेगा। प्लीज डेप्थ नोट देख लेना इस चीज के लिए। तो सुन लेना, मेरे पास ये करंट है, तुम देखो ये है एंटी बैक से, तो फ्रंट से क्या होगा, क्लॉक। अच्छा फ्रंट से क्लॉक है, फ्रंट से क्लॉक है तो फ्रंट से फ्रंट अपोज करने के लिए सेम ट्रांसफर होता है, तो क्लॉक का इसके फ्रंट पे भी क्लॉकवाइज करंट आया होगा, तो डायरेक्शन में लिखा होगा PQRS। ये इसके ट्रिक थी। बाकी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, मैंने दिखा दिया। एक और वर्जन देखो, एक क्वेश्चन ये आया, इनमें मैंने कहा था बहुत ध्यान से लिखना, 3 डायमेंशन को आराम से एक्सपीरियंस करना। PQRS, सुनो सुनो सुनो, ये मेरे पास मैग्नेट है, मैं ऐसे अप्रोच कर रहा हूं, तो मैंने कहा था जहां से अप्रोच करें पहले टर्न को बहुत ध्यान से देखना, पहले टर्न को सुन लेना। तुम यहां पे देखोगे, अगर पहले टर्न को सुन लेना, अगर तुम देखोगे ये कुछ ऐसे दिखाना चाह रहा है, ये वाला मैं तुम्हें 2 चीज दिखाता हूं, इसी पे 2 चीज देखो यहीं पे,
अब अच्छी मेरी बात सुनना, देखो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, मैं समझाना चाह रहा हूं, ये चीज ध्यान सुनना। तुम्हें कौन सा टर्म बहुत साफ दिख रहा है, ध्यान सुनना, कौन सा टर्म बहुत साफ दिख रहा है, सुनो। इस पे तुम देखोगे ये देखो ऐसे है, इसका फेस यहां पर है छुपा हुआ है, बट ये तुम देखो अगर मैं दिखाऊं तो ये फेस ये खुल के सामने दिख रहा है बहुत साफ, तो तुम यहां से आंसर बताने का ट्राई करो। इस केस में ये आ रहा है, इस पे तुम देखोगे इस पे यही फेस बहुत साफ दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या, देखो सुनो, जो साफ फेस है उससे गेस करना, सुनो सुनो उससे गेस करना। देखो ये ऐसे आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो तुम्हें पता है ये नहीं पास आने देगा, तो नॉट को रोकने के लिए अपोजिशन लगाना, ये अपने इधर क्या बनाएगा नॉट, पर ये ना साफ दिख नहीं रहा, तो सुनो इसके इधर नॉट है तो पीछे से देखने में यहां पे दिख रहा होगा। अब साउथ गेस कर लिया, इधर साउथ होता है क्लॉकवाइज, ये मैंने पहले आपको नहीं बोला था, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज को शो करता है और साउथ पोल क्लॉकवाइज, साउथ क्लॉकवाइज ये, अब ये तो ये करंट सीधा देख रहे हो, ये पता जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो ये इसकी डायरेक्शन है एस आर क्यू। इस केस में तो यही वाला टर्म बहुत साफ दिख रहा है, जा सा रहा है, तो नॉट तो सीधा बोलूंगा इस साइड तो नॉट बना, अच्छा नॉट तो नॉट पे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे चलता है, ऐसे तो देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर ये डायरेक्शन है, तो जो टर्म साफ दिखता है उससे गेस करना। बाकी अगेन बोलो डेप्थ के लिए मैंने 4 केसेस कराए थे, उनको अच्छी तरह देखना तुम्हारे पास, और देखो उसमें क्या थे, और मैंने तब भी कहा था नेवर एंडिंग क्वेश्चंस हैं यहां पे। अब कोर्स कब से खत्म हो गया है, सेप्टेंबर में जो तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं, और हमारे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन प्लीज फॉलो करना उनको। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस थे, इसमें देखो ये वाले क्वेश्चंस थे, रेक्टेंगुलर कॉइल बाहर निकल रही है, सुनो 10 मिनट की क्लास चलेगी, अगर गलती से जूम क्लास एंड हो जाती है तो ज्वाइन मत करना, वीडियो में लास्ट का 5 मिनट देखना तो देख लेना तुम्हारे पास। मेरे पास सुन लेना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट था कि ये कॉइल बाहर निकाल रहे हैं, ये सर्कल वाला पार्ट एंटर कर रहे हैं, तो उसमें ट्रिक मेरे पास क्या थी, ट्रिक ये थी अगर एरिया बढ़ रहा है ना तो एक्चुअली बढ़ रहा है तो अपोज करो, और एरिया कम हो रहा है तो फेवर करो। तो सुनो ये बाहर आ रहा है, इसका इतना एरिया बाहर निकाल देते हैं, कम होता रहेगा, तो एरिया कम हो रहा है तो उसको फेवर करो, फेवर करो। तो सुनो एरिया कम हो रहा है फेवर करो, इन क्वेश्चन में ये था, तो क्रॉस वाली फील्ड क्या है नीचे, फेवर करने के लिए तुम भी नीचे चले हो, फेवर उसी डायरेक्शन में, तो नीचे गए हो तो वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होता है, तो यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन गेस करो। यहां पे अंदर जा रहे हो तो अभी इतना एरिया अंदर और जाता रहेगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा अपोज करो, एरिया बढ़ रहा है अपोज करो, तो क्रॉस वाला डाउन वाली फील्ड उसको अपोज करने के लिए उल्टा तुम चलोगे अपवर्ड, अपवर्ड वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये मेरे पास। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, ऐसे जो डॉट वाली फील्ड वाले क्वेश्चन थे, ये लॉजिक था, एरिया बढ़ रहा है तो अपोज करो, वो तुम देखो फिगर बाहर निकाले अंदर डाले जो भी कर रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है तो अपोज करो, जो डायरेक्शन क्रॉस की उसको उल्टा कर देना, कम हो रहा है तो फेवर करो। तो बच्चे ऐसे मैंने इसमें बहुत सारे प्लस क्वेश्चन कराए थे, एक लेंजेस्ट लॉ का मैं कंफर्म कहता हूं ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ यहां पे डेरिवेशन पे, डेरिवेशन में याद रखो एक ये वाली डेरिवेशन थी मेरे पास कि अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर कॉइल में आउटसाइड पुल करो तुम्हारे पास पार्ट, तो मैंने कहा था इसको ऐसे ड्राइव करो, सुन लेना, इस पार्ट पे तुम्हारे पास ये L है और ये धीरे धीरे जो बाहर आते रह रहे हैं इसको X ले लो, फिर मैंने कहा था सुनो इस वेलोसिटी v से खींच गए तो E इक्वल्स टू माइनस d बाय dt, फिर माइनस d बाय dt ऑफ फाई मेरे पास है ba cos थीटा। फिर मैंने कहा था सुनो इस केस पे अगर तुम देखोगे फ्लक्स वाला पार्ट cos, एक्चुअली ये 0 डिग्री एंगल मान के 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहां बचता है b into a, एरिया चल रहा है l into x, तो मेरे पास माइनस बी एक बाहर है dx by dt, बाकी dx by dt यहां पे होती है वेलोसिटी, तो मेरे पास ये EMF का ड्राइव करके एक्सप्रेशन आ गया था। बाकी टीचर क्या क्या पूछता है, करंट निकालो, माइनस bab by r ये करंट हो गया, अच्छा पावर निकालो या उससे पहले फोर्स निकालो, तो मैंने कहा था फोर्स यहां पे लगती है ILB sin थीटा, बट इसको 90 करके बंद कर लेते हैं, ILB I की वैल्यू हो रही माइनस bab by r इंटू LB, ये मल्टीप्लाई करना फोर्स भी आ जाएगा, पावर निकालो, पावर होगा v स्क्वायर बाय r, तो
तुम्हारे पास EMF बाय R, तो ये कंटिन्यूएशन एक डायरेक्शन क्वांटिटी जो तुम्हारे पास का। और साथ में याद दिलाता हूं इसी BAB से रिलेटेड बच्चे न्यूमेरिकल आते हैं और सबसे फेमस सबसे अच्छा क्वेश्चन एक ये वाला था कि एक रॉड मैंने एक पॉइंट में फिक्स कर दी है, उसको मैं L लेंथ ओमेगा की स्पीड से घुमा रहा हूं किसी मैग्नेटिक फील्ड पे, तो बताओ कितना EMF प्रोड्यूस होगा। तो उसमें हम ये कहते थे कि BL और वेलोसिटी एवरेज लो, क्योंकि इसके अलग अलग पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। एक्सट्रीम पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, तो मैंने कहा था एवरेज वेलोसिटी क्या लो, O पॉइंट की वेलोसिटी P पॉइंट की वेलोसिटी सम बाय 2। यार जो ये O वाला पॉइंट है ये फिक्स्ड है, तो ये तो 0 है, बाकी ये वेलोसिटी R ओमेगा घूमने वाला फॉर्मूला मत दोनों, R का काम कर रहा है L ओमेगा बाय 2, तो 1/2 BL² ओमेगा, ये मेरे पास डायरेक्शन का एक्सप्रेशन था। ये बहुत आता है तुम्हारे पास पार्ट। इसके बाद ऐसी एक व्हील वाला कॉन्सेप्ट था कि मेटेलिक स्पोक्स वाला, वो आंख बंद करके उसका भी रिजल्ट ये था, बाकी वो मैथमेटिकल था, उसमें BL ओमेगा की वैल्यू मैथमेटिकल रखनी पड़ती थी। फाइन, इस कंडीशन के बाद सुनो, तो बाकी क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हारे पास थे इससे रिलेटेड। मेरे प्लेन वाला क्वेश्चन था जो 30 डिग्री से लाइंस को कट करके जा रहा है, तो बच्चे प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं डेप्थ नोट को फॉलो करो, डेप्थ नोट को जरूर देखना तुम्हारे पास, जो ज्यादा बेटर कोर्स करेंगे। दिस इज शॉर्ट क्लास की शॉर्ट नोटिस पे हम पूरे EMI को रिवाइज करें चीजें क्या होती। चलो ये था मेरा EMI का डायरेक्शन पार्ट। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वो मैंने कुछ बताया, बाकी तुम डेप्थ नोट जरूर देखना। फिर बस यहां पे लास्ट एंट्री हुई थी इसकी सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी देखी गई बच्चे कि जब भी मेरे पास सुनो वोल्टेज सप्लाई से करंट स्टार्ट होता है तो उससे यहां पे मैग्नेटाइज प्रोड्यूस होती है। अब है क्या, लाइंस आएगी तो फ्लक्स भी आएगा, लाइंस आएगी तो फ्लक्स भी आएगा, तो ये हर कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। वो क्या बोलती है, अच्छा मेरे अंदर फ्लक्स आ रहा है, EMF इंड्यूस होगा, तो वो EMF उसी करंट को अपोज करने लग जाता है जिसकी वजह से उसने उसके अंदर लाइंस डाली थी कि भाई तुम्हारी वजह से मेरे अंदर फ्लक्स आया और EMF आया, मैं तुम्हें अपोज करूंगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी कॉइल की कि उसी करंट को अपोज करने लग जाए जो उसके अक्रॉस फ्लक्स और EMF ला रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसमें फ्लक्स का ये फॉर्मूला है, इसमें अगर -d∅dt कहते हैं, फाई की वैल्यू रखते हो तो -L/di/dt वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है तुम्हारे पास। एक अपने एंड से म्यूचुअल इंडक्शन का ये फॉर्मूला था, वो डायरेक्शन अपने एंड पे रिवाइज करते हैं। इसी तरह बच्चे मेरे पास म्यूचुअल इंडक्शन और इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट फॉर्म बेस्ड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट बेस्ड है, और L की यूनिट क्या होती थी, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन जो आज ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल भी बना, वो ये कहता था जब भी सुनो, जब भी ये कॉइल टू कॉइल वन है, एक कॉइल पे सुनो पहले इसमें करंट चलेगा, लाइंस आएगी, फिर लाइंस इस पे जाएगी। अब ये क्या बोलेगा, सुनो एक कॉइल बोलेगा अगर मेरी नेबरिंग कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे अंदर आ रहा है और वो फ्लक्स फिर EMF इंड्यूस कर रहा है, तो मैं अपनी फर्स्ट नेबरिंग कॉइल को अपोज करने लग जाऊंगी कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर फ्लक्स आया और EMF इंड्यूस हुआ। तो ये करवा लेती है EMF इंड्यूस, बट अब ये फर्स्ट वाली कॉइल को अपोज करने लग जाती है, नेबरिंग कॉइल को अपोज करने लग जाती है। ये लॉजिक ज्यादा फर्क नहीं है। ये भी क्या बताता है, जिस करंट से फ्लक्स मेरे अंदर आया उसको अपोज करो। ये क्या बोल रहा है, जिस कॉइल के करंट के एक्शन से मेरे अंदर फ्लक्स है मैं उसको अपोज करूंगा। ऐसी प्रॉपर्टी अगर एक कॉइल पे ऑब्जर्व करिए तो सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं, और अगर ऐसे लॉजिक में दो या दो से ज्यादा कॉइल इन्वॉल्व हो तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो बात एक जैसी है, तभी इसके फॉर्मूले में एक है, जिसमें फाई Li था तो कंट्रास्ट में दिखा रहा हूं, इसमें Mi था फॉर्मूला, इसमें ये गया था तो इसके फॉर्मूला E = -mdi/dt गया था, और बाकी मैंने दिखाया था इसकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम थी, मतलब ऑलमोस्ट एक लॉजिक था। इसमें ये फॉर्मूला था, इसमें क्योंकि एक ही कॉइल है उसके टर्म्स आते हैं, इसमें दो अलग कॉइल है ना, अलग अलग टर्म्स, तो उसमें स्क्वायर में आपके μ0 n1 n2 a/n आता है। तो बस ये वाली डायरेक्शंस कंपेयर करके देख लेना। और न्यूमेरिकल मैंने गिने चुने एक दो कराए, तो इसके न्यूमेरिकल बहुत कम चांस रहते पेपर में आने के लिए, और आएंगे तो फॉर्म बेस्ड।
तो दैट्स ऑल, यही तुम्हारा EMI है और वो 2 डिवाइस हमारे पास है। बाकी बार बार कहता हूँ डाउट तुम तो भेज दे रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। और बाकी हमारे पास रिविजन पे पैटर्न खत्म हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्या रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो मैं ऐसी क्लास एंड करता हूँ उस पार्ट पे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।